फिक्र का अगला फोकस उस महा मुलाकात पर है जिस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस मुलाकात पर वाशिंगटन डीसी में अपने दफ्तर से नजर टिकाए हुए थे, तो शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से इस मीटिंग की एक एक तस्वीर देखकर बेचैन हुए जा रहे थे, क्योंकि आज रूस के कजान में हुई महा मुलाकात ही अपने आप में सबसे ट्रेंडिंग थी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की। हमारे पास इसकी एक एक डिटेल सुपर एक्सक्लूसिवली मौजूद है। 5 साल बाद जाकर पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। बॉडी लैंग्वेज देखिए, यह बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कन्वे कर रही है और इस बॉडी लैंग्वेज में एक सेंस ऑफ अलर्टनेस है। इस बॉडी लैंग्वेज में आंखों में आंखें डालकर बात हो रही है। इस बॉडी लैंग्वेज में भारत ने कन्वे किया है कि आप हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। दोनों नेताओं में किन किन मुद्दों पर गंभीरता से बात हुई, पीएम मोदी ने जिनपिंग से क्या कहा, जिनपिंग ने पीएम मोदी से क्या कहा, दोनों में यह बातचीत भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों में कितनी नरमी लाने वाली है और इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है। गलवान के कारण दूर जा चुके भारत और चीन के दोनों नेताओं को मिलाने वाला वो सूत्रधार देश कौन सा है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ आ जाए तो पूरब की तिकड़ी पश्चिम पर कैसे भारी पड़ सकती है। सारे पहलुओं पर आज आपसे हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय मीटिंग पर फोकस। तस्वीरें देखिए, जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर बीजिंग, मॉस्को और अमेरिका तक इस समय हो रही है। कजान के हॉल में पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों एक साथ आते, मंच पर एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता पूरे 50 मिनट तक चली है। दोनों देश के प्रतिनिधि इस दौरान आमने सामने थे। पहले जिनपिंग ने अपनी बात रखी। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यह हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। भारत और चीन के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में। यह हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पक्ष रखा और शुरुआत में ही जिनपिंग को भारत के कूटनीतिक तेवर से अवगत करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि भारत चीन के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। हमारे संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी हैं। सीमा पर समझौते का स्वागत है। शांति और स्थिरता ही प्राथमिकता होनी चाहिए। शांति और स्थिरता ही प्राथमिकता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए ये लाइन। सबसे बड़ी बात, आपसी विश्वास बना रहना चाहिए। ये लास्ट की जो 2 लाइन है, इन्होंने इस बैठक को एक चेन की तरह लॉक कर दिया और ये लाइन भारत ने ड्रॉ की है। यानी पीएम मोदी ने जिनपिंग से मिलकर यह बता दिया कि रिश्ते सुधारने हैं तो भरोसे का बरकरार रहना और बॉर्डर पर शांति और स्थिरता कायम रखना जरूरी है। यानी मोदी ने जिनपिंग की आंख से आंख मिलाकर दृढ़ता के साथ देश की ओर से संदेश साफ दे दिया। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। The two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. And stressed that with maturity and wisdom and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable and beneficial bilateral relationship.
important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. ये बैठक रशिया में हो रही है और रशिया का एक प्रोवर्ब जो है, एक कहावत बहुत मशहूर है। वो कहावत है ट्रस्ट बट वेरीफाई। सबसे पहले इसका इस्तेमाल स्टालिन और लेनिन ने किया और उसके बाद रोनाल्ड रीगन ने इसको मशहूर किया। भारत की चीन के साथ यही अप्रोच है, थोड़ी सी और ट्विस्ट के साथ, वेरीफाई बट ट्रस्ट। हम पहले वेरीफाई करते हैं फिर विश्वास करते हैं। वैसे विश्वास की तो जरूरत बहुत कम पड़ती है चीन के साथ। कजान में हुई इस महामुलाकात का क्रेडिट भारत के परम मित्र रूस को जाता है। सूत्रों से हमारे पास एक बड़ी जानकारी आई है और अंदर की इस बड़ी खबर को समझने के लिए आपको 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कुछ खास तस्वीरें देखनी होंगी। ध्यान से देखिएगा। वो तस्वीर जिनका फोकस पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी पर खास तौर पर था। यह है वो तस्वीर। सार्वजनिक तौर पर पुतिन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हर बार उनके एक तरफ जिनपिंग और दूसरी तरफ पीएम मोदी नजर आए। ब्रिक्स नेताओं के ग्रुप फोटो सेशन से लेकर ब्रिक्स नेताओं के डिनर और संगीत कार्यक्रम तक हर जगह पश्चिम की परेशानी बढ़ाने वाली पूरब की ये तिकड़ी साथ दिखी। और आज जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल हुए तो विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि कजान में मीटिंग हुई है, रूस ने यह मंच मुहैया कराया है और इसके लिए रूस का शुक्रिया। अब आपको इस महामुलाकात पर टीवी 9 भारतवर्ष की इनसाइड रिपोर्ट दिखाते हैं। दावा यही है कि रूस ने भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने की पहल की। ब्रिक्स से संबंधित अलग अलग मीटिंग के दौरान रूस की तरफ से दोनों देशों को संबंध सुधारने का आग्रह किया गया। रूस ने यह संदेश दिया कि एशिया की शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के संबंध सामान्य होना जरूरी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध सुधारने का स्पष्ट संकेत दिया। सरकार ने महसूस किया कि आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संवाद को नए सिरे से शुरू करना आवश्यक है। इस रणनीति के तहत दोनों देशों ने धीरे धीरे उच्च स्तरीय कूटनीति में कदम बढ़ाए। उसी कड़ी में जुलाई में अस्ताना में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मीटिंग में बात आगे बढ़ी। लाओस में 25 जुलाई को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मोदी जिनपिंग की बैठक को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। रूस में 12 सितंबर को एनएसए अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग ने बैठक को अंतिम रूप दिया। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। इस मुलाकात से पहले बाकायदा कूटनीतिक माहौल भी बनाया गया। इसी वर्ष मई में चीन ने अपना नया राजदूत भारत भेजा था। दिल्ली में शी फिहोंग ने भारत की प्रशंसा करते हुए कई बयान दिए और काफी एक्टिव भी दिखे। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कई मौकों पर कहा कि चीन के साथ गलवान के बाद बढ़े सीमा विवाद का 75% या उससे ज्यादा समाधान हो चुका है। एनएसए अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री से स्पष्ट कहा कि सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता अनिवार्य शर्त रहेगी। पिछले कुछ महीनों में चीन का विदेश मंत्रालय और चीन के मीडिया ने लगातार भारत की तारीफ करते हुए बयान दिए। चीनी मीडिया ने भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति की तारीफ की, जिससे संबंधों में सकारात्मक माहौल बना। इन सब बातों के अलावा वीजा और व्यापार से जुड़े मामले में राहत भी दी गई। इसी का परिणाम आज दुनिया पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की शक्ल में देख रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कजान की यह ऐतिहासिक मुलाकात भारत चीन संबंधों में किस तरह का बदलाव लेकर आती है। भविष्य में दोनों देशों के बीच रिश्ते किस ओर मुड़ते हैं। मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष।
सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या पुतिन या ब्रिक्स चीन का चरित्र बदल पाएंगे? चीन का चरित्र यानी विस्तारवादी चरित्र। वैसे ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की महामुलाकात के साथ साथ आज वो संदेश भी सुर्खियों में रहा जो पीएम मोदी ने युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक चुनौतियों पर पूरी दुनिया को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध, संघर्ष जैसी चुनौतियों से घिरी है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम डिवाइड की बात हो रही है। वहीं आतंकवाद पर पीएम ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। युवाओं को कट्टरपंथ में जाने से रोकना होगा। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। जाहिर है ब्रिक्स के मंच से यह संदेश विशेष तौर पर उन देशों के लिए है जो आतंकियों को पनाह देते हैं, शह देते हैं। वैसे आज चीन की पुरानी हरकतों और नीयत को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने मोदी सरकार से कुछ सवाल भी पूछ लिए। आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर DDLJ वाले फिल्मी स्टाइल में आरोप लगाए। बकायदा DDLJ का फुल फॉर्म भी बताया। DDLJ का फुल फॉर्म डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई। इन आरोपों के बाद कुछ सवाल भी पूछे, आप खुद सुनिए। तो चीन ने भारत के कौन से ऐसे इलाके थे नियंत्रण रेखा के ऊपर जहां पर घुसपैठ की थी? क्या चीन की जो फौज है PLA उन सारे इलाकों से वापस चली गई है? क्या ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स की बात हो रही है उसके बाद वो जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे कथित तौर पे हमारे सुरक्षा बल नहीं जा पा रहे थे, क्या अब वो जाने में सक्षम रहेंगे?